हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए विजन आईएएस मंथली मैगजीन की सीरीज को कवर किया जा रहा है, जिसमें आज ये फोर्थ या फिफ्थ क्लास होगी। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेगमेंट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन में सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम यूएनओ को पढ़ेंगे, ग्रुप 7 को पढ़ेंगे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। इन तीनों को ही कवर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसके आउटपुट को रख सकें और साथ ही साथ प्रीलिम्स में आने वाले प्रश्नों से भी आप आराम से टैकल कर सकें। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2024 या यूपीपीसीएस 2024 या बीपीएससी 2024 या अदर स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि इस बार 2024 में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लें, तो इस सीरीज को बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिएगा। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, वरना एक साल बाद जब आप पीटी 365 पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बाउंस हो जाएंगी। इसलिए मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके पॉइंट आउट करिए, उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपका फास्ट रिवीजन लास्ट टाइम पे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज मई 2023 में इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोखरण परीक्षण जो है कि पढ़ा था, जिसके 25 ईयर्स हो चुके हैं। 1998 में जो हमारा पोखरण परीक्षण था परमाणु हथियार का, वो कंप्लीट हो गया था। और आज हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या रहेगा आज हमारा टॉपिक दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम बात करेंगे यूएनओ की। अगर हम यूएनओ की बात करते हैं तो क्यों चर्चा में है ये, उससे पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि जापान के हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की 49वीं बैठक संपन्न हुई। पहला ही प्रश्न प्रीलिम्स के लिए आपके बन सकता है आगामी परीक्षाओं में कि G7 का जो सम्मेलन हुआ 49वें नंबर पे, वो कौन से देश में हुआ या कौन से स्थान पे हुआ। हिरोशिमा में हुआ, जापान में। और इस बैठक के दौरान जो भारत को भी बुलाया गया था, एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भूमिका निभाई इसने। इस दौरान संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने की यूएन की क्षमता पर सवाल उठाया था। मतलब भारत ये कहता है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, साउथ और नॉर्थ ग्लोबल में भी जो है कि वॉर चल रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, तनाव है, इनको विफल क्यों है, यूएनओ जो है कि सफल क्यों नहीं हो पा रहा है इनको समाप्त करने में। तो इसकी क्षमता पर सवाल उठाया। फिर चाहे वो इसमें जितने भी यूएनओ के जो मेंबर्स हैं या यूएनओ के जो सेक्रेटरीट हैं या सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं, जनरल असेंबली हैं, इन सभी की क्षमता पर भारत ने सवाल उठाया। भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो आइए, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने यूएन पर सवाल उठाया, तो हमारे भारत के यूपीएससी एग्जाम्स के लिए या स्टेट पीसीस के लिए यूएन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना, मतलब सुरक्षा और शांति बनाए रखना होता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद समाप्त हुआ। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में है और 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आगे हम समझते हैं कि यूएनओ को जब बनाया गया था तो क्या सोच के बनाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद एक इंटरनेशनल लीग बनी थी जिसको हम लोग कहते हैं 1919 में, लेकिन वो काम नहीं कर पाई, विफल हो गई, उसको समाप्त किया गया। फिर 1945 में दूसरी बनती है यूएनओ, जो आज तक चल रही है। बहुत सारे इसने पॉजिटिव रोल्स किए हैं, बहुत सारे इसने कॉन्फ्लिक्ट को रोका है, तनावों को कम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से सही काम कर रही है। इसमें भी महाशक्तियों का, स्पेशली P5 क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो P5 का ज़्यादा इसमें फोकस होता है, ज़्यादा प्रभुत्व होता है, इसीलिए यूएनओ की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बाधित होती है, प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के भारत ने इसकी क्षमता पर सवाल उठाया। तो पहले तो बात आती है कि यूएन इस्टेब्लिश क्यों हुआ था 1945 से। आज लगभग 75 ईयर्स इसके कंप्लीट हो रहे हैं और फिर भी अभी तक वर्क प्रोसीजर नहीं कर पा रहा है, ढंग से नहीं कर पा रहा है। क्या बात थी? तो उद्देश्य इसका था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जो सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय दुनिया ने जो त्रासदी झेली थी, उस त्रासदी से बाहर निकल के विकास की ओर आगे बढ़ना पहला लक्ष्य था। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव के अधिकारों की रक्षा करना। इसीलिए 1948 में ह्यूमन राइट जो है कि एक्ट भी पारित हुआ यूएनओ के द्वारा। जो ह्यूमन राइट्स थे, 10-12 मानवाधिकार थे, वो सारी चीज़ें। वहीं मानवीय सहायता को प्रदान करना, मतलब ह्यूमन असिस्ट, और सतत विकास को बढ़ावा देना। डेवलपमेंट होना चाहिए, संघर्ष वगैरह नहीं, साम्राज्यवाद नहीं, विस्तारवाद नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध हो,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, समृद्धता आनी चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, इंटरनेशनल लॉ एक होना चाहिए जिसमें सभी देशों को नियंत्रित किया जा सके। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या फिर ईरान हो या भारत हो या अमेरिका, सभी को दंड मिलना चाहिए। सभी देश सामूहिक रूप से आम सहमति से एक निर्णय लें, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने में योगदान करें, तभी ये दुनिया, ये देश आराम से संचालित हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था जो हमारी मंदी से गुजर रही थी, कोरोना पीरियड में गुजरी, ये सारी चीज़ें सही हो सकें। तो ये तो था यूएनओ का मुख्य उद्देश्य कि भाई कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये यूएनओ का कौन सा विचार हो जाएगा, ये उदारवादी विचार हो जाएगा। उदारवादी विचार, या जिसको हम लोग आदर्शवादी विचार भी कह देते हैं, क्योंकि आप जीएस के पेपर सेकंड में पढ़ रहे होंगे, ऑप्शनल वाले पेपर पढ़ रहे होंगे पीएसआईआर, जिसका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन अगर ऑप्शनल होगा तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की थियरी होती है। तो हम विश्व युद्ध को, कोल्ड वार को हम लोग यथार्थवाद के रूप में देखते हैं, जबकि वहीं यूएनओ को उदारवाद या आदर्शवाद के रूप में देखते हैं। तो यहाँ डिटेल नहीं एक्सप्लेन करूँगा। और इनके जो सदस्य हैं 193 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। और इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि जब 1945 में ये इस्टेब्लिश हो रहा था तो भारत की तरफ से भी इसका प्रतिनिधित्व किया गया था और इसीलिए भारत इसका संस्थापक सदस्यों में से माना जाता है। स्टार्टिंग में लगभग 51 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, 51 देशों ने। उन 51 देशों में भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि हमने यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है प्रीलिम्स में कि क्या भारत यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में था या नहीं। तो आपके क्वेश्चन में रेज होता है कि यार ये तो 1945 में इस्टेब्लिश हुआ है और भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, उससे पहले अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, तो आई थिंक भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, संस्थापक सदस्य नहीं रहा होगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट करते हैं और यहीं से एग्जामिनर उठा के प्रश्न बनाता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1945 में भारत की तरफ से जो है कि प्रतिनिधित्व किया गया था और भारत इसके संस्थापक देशों में से माना जाता है। अब बात आती है कि यूएनओ की जो 6 संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जनरल असेंबली, जिसको हम लोग जीए भी कह देते हैं या उंगा कह देते हैं, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर इसके बाद जो सेकंड आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जस्टिस, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो हेग है, नीदरलैंड की राजधानी। तीसरा आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यास परिषद। और फोर्थ आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। फिर 5 आता है सचिवालय, जिसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं। और वर्तमान में पुर्तगाल के, कहाँ के, पुर्तगाल के जो है कि व्यक्ति हैं एंटोनियो गुतरेस, इन्हीं को महासचिव बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पुर्तगाल के हैं और ये यूरोपीय महाद्वीप के, क्योंकि हर एक महाद्वीप से एक एक जो है कि क्रमवार मतलब एक सीक्वेंस में कि पहले यूरोप से, फिर एशियाई से, फिर अफ्रीका से, फिर लैटिन अमेरिका से, ऐसे करके हर 5 साल पे एक महासचिव को चुना जाता है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले हमारे वान की मून साहब थे और जो कहाँ से थे, एशिया महाद्वीप से थे। जब एशिया के बाद नंबर आया यूरोप का तो एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले, वो इसके महासचिव बने। और सबसे इम्पॉर्टेंट आएगी जनरल सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम लोग कहते हैं एससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 10 और 5, ये 10 रहेगा यहाँ पे दोस्तों। तो 5 जो है कि इसके कैसे देश होते हैं, स्थायी होते हैं, जिनको वीटो पावर मिली होती है और इन्हीं को P5 भी कहा जाता है। कौन कौन से देश आते हैं P5 में, तो समझ लीजिए यूएसए आ जाएगा आपका, यूके आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, रसिया आ जाएगा और फ्रांस आ जाएगा। ये 5 देश जिसको हम P5 के नाम से भी जानते हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर से युक्त हैं। इनके वीटो पावर लगा देने से कोई भी कानून बनने से रुक जाता है और इनकी सहमति के बिना कोई भी कानून बन नहीं सकता। तो ये महाशक्तियाँ अपने फेवर में ही सारे कानून बनाने की कोशिश करती हैं। और साथ ही साथ 10 अस्थायी देश होते हैं, जिसमें भारत भी इसके अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर में आता है, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। तो यहाँ यूएन को डील नहीं करेंगे, हम यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं यूएन के बारे में। अगला पॉइंट है, भारत ने इस संबंध में भी सवाल उठाए थे कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद को परिभाषित क्यों नहीं कर सका है। मैं आपको एक ऐतिहासिक जानकारी दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री हो चुके हैं। जब वो यूएनओ में गए भाषण देने, अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद संबंधी घटनाओं से त्रासदी झेल रहा है। लगातार सीमा पार आतंकवाद चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में
आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। दुनिया को इस पर विचार करना चाहिए। आतंकवाद एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बन रही है, इससे दुनिया को अभी समस्या को समाधान कर लेना चाहिए। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे और यूएनओ के महासचिव थे, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया कि भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे ही बस बलबलाते हैं, इनका काम नहीं है कुछ और, ये केवल पाकिस्तान से कट्टरता दिखा रहे हैं, अपनी दुश्मनी दिखा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अमेरिका उस समय भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त था। 1990 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 1990 क्या, 1996-95 की बात करूँ मैं, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री भी थे। तो अमेरिका इग्नोर करता था। लेकिन अमेरिका को तो तब पता चला कि आतंकवाद भी कुछ होता है जब 2001 में ट्विन टावर को ओसामा बिन लादेन ने उड़ा दिया। तब अमेरिका को लगा यार कि भारत वाले सही कहते थे, आतंकवाद है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में पनप रहा है। अर्थात पाकिस्तान ने जिस बच्चे को पाला पाकिस्तान के रूप में, अमेरिका ने जिस बच्चे को पाला पाकिस्तान के रूप में, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ पे छुरा घोंप दिया, ट्विन टावर ही उड़ा दिया। तब उसे लगा कि नहीं, भारत के लोग सही कहते हैं, आतंकवाद जैसी विचारधारा है कुछ। और फिर हमारे सिलेबस में, यूएन के मेन थॉट में, सिद्धांतों में, अनुच्छेदों में आतंकवाद संबंधी बातें होने लगी। बहुत सारे देशों ने फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आतंकवाद एक बहुत जटिल समस्या है। आज आप आईएसआईएस को देख रहे हैं। आईएसआईएस ये भी तो अमेरिका का ही पैदा किया हुआ क्षेत्र है। ये भी अमेरिका के द्वारा पैदा की गई संस्था थी अपने लाभ के लिए, लेकिन आज अमेरिका को ही परेशान कर रहा है वो। तो इस तरीके से आतंकवाद की समस्या पर इन्होंने बात की कि भारत कहता है यूएन आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर रहा है। आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा रखिए कि कुछ एक्टिविटी अगर ऐसी हो रही हैं जिसमें लोगों को भय पैदा किया जा रहा है, लोगों के साथ जो है कि जबरन अपराध किया जा रहा है, उनको मृत्यु के घाट उतारा जा रहा है, तो ऐसी थ्योरी को हम आतंकवाद कहेंगे। लेकिन हर देश अपने अपने हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा बदल देता है, तो यूएन एक परिभाषा दे ही नहीं रहा है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि आतंकवाद की अगर एक परिभाषा हो जाए तो सारे देशों को लगे कि एक जैसी अगर एक्टिविटी हो रही है तो ये सभी आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे। फिर इंडियन मुजाहिदीन या लश्कर-ए-तैयबा, ये बहुत सारे संगठन हैं जो आतंकवाद को फैला रहे हैं, इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं भारत ने कहा संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो और भी हैं उनमें भी सुधार की बात दोहराई कि इनमें भी सुधार होने की गुंजाइश है। तो लगातार भारत ने प्रश्न उठाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या प्रश्न उठाने का मतलब ये है कि क्या यूएन एकदम नाकारा है, एकदम बेवकूफ़ है, पागल है एकदम? क्या उसने दुनिया में शांति स्थापना के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई ऐतिहासिक या माइलस्टोन कोई वर्क नहीं किया, कोई ऐसे सैन्य अभ्यास उसने, शांति अभ्यास उसने नहीं किए? तो हम उसकी भूमिका को देखेंगे और जहाँ पे हम मेंस में डील कर सकते हैं उसकी भूमिका के बारे में कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना। बहुत सारे उसने सफलतापूर्वक जो है कि समझौतों को लागू कराया, जैसे नदर्न आयरलैंड में गुड फ्राइडे समझौता हुआ, सूडान में व्यापक शांति समझौता हुआ, और कई सारे ऐसे शांति स्थापना मिशनों ने संघर्षरत क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद की है। खुद भारत की सेना भी इसमें शामिल रही है, ब्लू हेमलेट जिसको कहा जाता है, जो शांति की सेना मानी जाती है। भारत ने भी कई सारे क्षेत्रों में यूएन की तरफ से मदद की है, पीस कीपिंग मिशन में जो है कि सहायता की है ब्लू हेमलेट के रूप में, ताकि दुनिया में स्थिरता और शांति बनी रहे। दूसरी बात है कि औपनिवेशीकरण और आत्मनिर्णय अर्थात डीकोलोनाइजेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन, कहने का मतलब हो गया कि यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1960 में औपनिवेशिक देशों और वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित घोषणा पत्र को अपनाया था। कहने का मतलब है 1960, भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है, वो भी उससे पहले कॉलोनियल था, एक उपनिवेश था इंग्लैंड का। लेकिन धीरे धीरे लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीकी देश 1980-90 तक जो है कि आज़ाद नहीं हो पाए। तो इसलिए 1960 में एक बहुत बड़ी लैंडमार्क या माइलस्टोन या ऐतिहासिक एक घोषणा की यूएनजीए ने कि अब जितने भी औपनिवेशिक देश हैं उन सभी को स्वतंत्र किया जाएगा और कोई भी महाशक्ति अब उसे अपने कब्जे में नहीं रखेगी। तो एक बहुत बड़ा जो है कि लैंडमार्क डिसीजन था। मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन करने के लिए एक मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में उसने घोषित की कि ह्यूमन राइट कमीशन बनेगा, और 2006 में ह्यूमन राइट काउंसिल भी बनती है। फिर हर देशों ने लगभग, चाहे भारत ने ही 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश किया। कहने का मतलब हो गया कि मानव के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर भी उसने बहुत ज़्यादा बल दिया। फिर वहीं संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में लागू किया, जिसे 2030 तक कंप्लीट करना है, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यूपीपीसीएस
यूपी पीसीएस का आप 2021 का पेपर देखिए, 2022 का देखिए, 2023 का देखिए, इस बार का लगातार एसडीजी कोई ना कोई पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। तो आपको याद होना चाहिए एसडीजी जो 17 हैं, फर्स्ट में नो पॉवर्टी, नो हंगर, जीरो जो भी है, लैंगिक समानता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे हैं जो आपको पूरे याद होने चाहिए। इस बार 2023 और 2022 का तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल ए टू जेड सेम वही एसडीजी पूछे गए। यूपीएससी भी एसडीजी के बारे में पूछती है, और अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक न एक एसडीजी आपको हर क्वेश्चन में फिट करना होगा। अगर आप गरीबी से संबंधित कोई प्रश्न लिख रहे हैं एसडीजी को डालिए, लैंगिक समानता से लिख रहे हैं एसडीजी डालिए, जलवायु परिवर्तन लिख रहे हैं एसडीजी डालिए, समुद्र में जीवों की सुरक्षा के लिए लिख रहे हैं यानी जल के नीचे जीवन, ये भी एक एसडीजी 14 या 15 है, करेक्ट याद नहीं मुझे, ये भी आप डालिए। तो इस तरीके से एसडीजी की उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि मानवीय सहायता और राहत कार्यक्रम भी बहुत सारे चलाए गए हैं, लाखों लोगों की मदद की गई है। और इसमें कुछ और भी संस्थान है जैसे कि यूएनएचआरसी, एचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी पे काम कर रहे हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना में बहुत बड़ी भूमिका इसने निभाई, डब्ल्यूएचओ ने, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो गरीबी से निपटने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं हम इसी में और भी जो बातें की जा रही हैं इसमें। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को संघर्षों को रोकने और उनके समाधान करने में सक्षम क्यों नहीं है, ये प्रश्न क्यों उठाया भारत ने। तो पहली चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर भारत प्रश्न उठा रहा है तो कहीं ना कहीं यूएन में कोई ना कोई तो खामी होगी। भारत का नेतृत्व इतना कमज़ोर या इतना बड़बोलापन नहीं है कि वो कुछ भी बोल देगा। यह नेतृत्व का मतलब है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगर उन्होंने कोई प्रश्न उठाया है यूएन पे तो इसका मतलब वास्तविक रूप में कोई ना कोई समस्या है। तो आइए हम उस समस्या को डील करते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का रवैया जो P5 होते हैं, P5 मैंने देश आपको ऊपर ही बता दिए, क्योंकि ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है और ये हमेशा अपने फेवर में ही निर्णय लेती है। अगर इसको लगता है कि इनको खुद को या इनके कुछ साथियों को इनके हितों का टकराव हो रहा है तो ये उस कानून को पारित करते ही नहीं हैं। अब जैसे यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है और इसका उपयोग वे अपने हित या अपने सहयोगियों के हितों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो भाई जब आपका एक निष्पक्ष रवैया नहीं है, एक पक्षपात वाला रवैया है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं करेंगे जिसमें आपको नुकसान हो। भाई 5 देशों को नुकसान हो रहा है और 100 देशों को फायदा हो रहा है तो ऐसा कानून पास होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन को देख लीजिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे नीचे लेके आना तापमान प्री इंडस्ट्रियल एरिया से पहले का, लेकिन ये लोग नहीं सहयोग करते। जलवायु पेरिस समझौता जब हुआ था 2015 में, वहाँ से यूएसए पीछे हट गया, बोला हम $100 बिलियन की सहायता क्यों दें। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बिल नहीं पास हो पाते, कानून नहीं पास हो पाते। वहीं संकल्पों या निर्णयों को लागू करने के लिए एक सीमित व्यवस्था है, मतलब UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, महासभा द्वारा पारित किए गए संकल्पों में प्रवर्तन तंत्र यानी उन्हें लागू करने की उचित व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल भी। शांति स्थापना समिति अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों पर निर्भर है यूएनओ, और सैनिक और संसाधनों का योगदान सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, लेकिन जिसका जितना अनुपात में योगदान होता है वो होता ही नहीं है, कंप्लीट होता ही नहीं है। आज तक यूएसए, जापान, चाइना, रसिया जैसे देशों ने अपने अनुपात का बहुत कम % दिया है, अपना पूरा का पूरा योगदान दिया ही नहीं है। अगर पूरा योगदान दे दें तो उसकी आर्थिक और सैनिक व्यवस्था मजबूत हो जाए यूएनओ की, लेकिन करते ही नहीं है। वहीं संप्रभुता और राष्ट्रीय हित को लेकर चैलेंजेस हो जाते हैं। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार काम करता है, नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसे प्रभावित हो रही है। उसे जो फर्क पड़ता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना, चाहे वो भारत हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना सबसे पहले प्रायोरिटीज़ होती है। दुनिया को क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता किसी को। और वही जटिलता और विभाजन भी है बहुत सारी चीज़ों को लेके, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेंस के लिए कि भारत की भूमिका क्या रही है, तो भारत ने वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए मध्यस्थता और कूटनीति का प्रयास किया हमेशा। शांतिपूर्ण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने और सुलह करवाने पर बल देता है भारत। गुट निरपेक्षता आंदोलन जो कि 1961 में बनाया गया था, नैम पर फोकस किया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि भारत ने वैश्विक संघर्षों और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। वहीं अन्य देशों के मामलों में संप्रभुता, आत्मनिर्णय और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर जोर दिया है। विकास सहयोग की बात करेंगे
तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए विकास आदि सहायता जो है कि भारत लगातार करता रहा है, चाहे म्यांमार के शरणार्थियों, चाहे बांग्लादेश के लोग हों, या नेपाल में आई बाढ़ से संबंधित सहयोग की बात करें। ये अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ मध्य एशिया या तुर्की जैसे, अभी जो तूफान वगैरह आया, चक्रवात आया, तो ऑपरेशन दोस्ती नाम से जो है कि तुर्की में इसने सहायता दी, ऑपरेशन कावेरी से सूडान में सहायता दी। तो लगातार भारत भी क्या करता है, इन संघर्षों को और समस्याओं को कम करने में अपना योगदान दे रहा है, आतंकवाद रोधी प्रयास कर रहा है, जिससे वैश्विक सहयोग की वकालत भी करता है भारत, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को काउंटर करने का प्रयास करता है। वहीं शांति स्थापना मिशन बहुत सारे किए, जैसे लेबनान, कांगो, साउथ सूडान, हैती आदि देशों में इसने स्थिरता बनाए रखने में भारतीय शांति रक्षक सैनिकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत इसमें योगदान नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है दोस्तों, क्या हो सकता है, वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि इसे अपनी पहलों को लागू करने और संघर्षों और आतंकवाद से प्रभावित देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता सीमित है। क्योंकि वित्तीय संसाधन में जो रेशियो यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, जापान, भारत जिसका भी है, उसने अपने अपने अनुपात में वित्तीय सहायता नहीं दी है, इसीलिए इसके पास वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है। अब कोई व्यक्ति यूएन में काम कर रहा है, अगर आप उसे पैसे नहीं दोगे तो क्यों काम करेगा भाई, वो आपके लिए क्यों काम करेगा। तो ये सारी चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शनल पेपर के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 2 के लिए, कि संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावी कैसे किया जा सकता है। तो संघर्ष निवारक प्रयासों को मजबूत करके, जिसमें आप जो है कि प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का प्रयोग कर सकते हैं। निवारक कूटनीति मतलब युद्ध पर बल मत दीजिए, निवारक कूटनीति अर्थात संघर्ष को रोकने का प्रयास कीजिए। यूएनएससी में सुधार कीजिए। भारत जैसे देश को, जो कि एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, आज दुनिया के हर देश ने माना है कि भारत एक जिम्मेदार और उत्तरदायित्व से भरा और लोकतांत्रिक देश है, जो किसी भी तरीके की गलत गतिविधि जैसे नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान जैसे देश करते हैं, ऐसा भारत नहीं कर सकता। ये दुनिया के लिए चुनौती नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक समाधान और एक आदर्श स्थापित कर सकता है। तो भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, वीटो पावर मिलनी चाहिए। इस तरीके से बात होती रहती है। तो ये यूएनएससी में सुधार करिए, 5 की जगह 10 देशों को लाइए, ताकि 10 देशों के पास वीटो पावर हो। सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में चुनौतियां भी अलग अलग हो गई हैं। वहीं शांति स्थापना मिशनों में सुधार कीजिए, जिसमें जो भी सैनिक जा रहे हैं उनको प्रशिक्षण, क्षमताएं और सौंपे गए कर्तव्यों को बढ़ावा दीजिए, ट्रेनिंग में एक्सपर्ट करिए। क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करिए, चाहे वो आसियान हो, सार्क हो, अफ्रीकन यूनियन हो, और ओपेक हो, या नाफ्टा हो, साफ्टा हो, एससीओ हो। इन सभी क्षेत्रीय संगठनों के साथ यूएन को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, अफ्रीकी संघ हो गया, इनमें सम्मिलित देशों के साथ वार्तालाप करनी चाहिए, ताकि सहयोग बढ़े। और संघर्ष के मूल कारणों का पता भी लगाना चाहिए। कभी कभी मूल कारण न पता लगने की वजह से संघर्ष का समाधान नहीं हो पाता है। और पर्याप्त संसाधन जुटाना, जिसमें वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाना चाहिए सभी देशों के द्वारा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के सिद्धांत को मजबूत करना, यानी संयुक्त राष्ट्र में लोगों और देशों को विश्वास को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूएन में सुधार करने के भी बहुत सारे आप देख सकते हैं कि कैसे हम यूएन में सुधार कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। और सीधा प्रश्न क्या पूछ लिया था कि इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं। तो हम इसे भी समझेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, और बाकी ये क्यों चर्चा में है, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से इसमें समझौते हैं, विकासशील और विकसित देशों के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या फ़ायदे हैं, भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला टॉपिक है हमारा WTO, और इसमें भी क्यों चर्चे पे आया, क्योंकि भारत ने यहाँ पर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपीलियन निकाय, यानी कि अपीलिएट बॉडी जो होती है, इसमें विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ अपील की है। मतलब क्या समझ में आया, WTO का जो अपीलिएट बॉडी है, अपीली निकाय, उसने कोई एक फैसला दिया हो, उस फैसले के खिलाफ भारत ने अपील की है। क्या कहा गया इस फैसले में, फैसले में पहले में समझना है, फैसले में कहा गया है कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत अपनी शून्य प्रशुल्क जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। मतलब ये सीधे कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ था भारत का, उसके तहत जो जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता थी उसका उल्लंघन किया गया है। ऐसा जो है कि WTO के द्वारा एक फैसला दिया गया है, और इस फैसले के खिलाफ क्या किया गया, भारत ने एक अपील की। अच्छा, ये जो अपीली निकाला है ना WTO का, ये WTO का सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकरण है, यानी इसके द्वारा ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए जाते हैं, या यूं कहें कि सर्वोच्च संस्था है। और WTO के अपीली निकाय के समक्ष
जो दायर की गई भारत की अपील को व्यर्थ का प्रयास भी माना जा रहा है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि यह व्यर्थ का प्रयास है, भारत ने जो अपील की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो निर्णय दे दिया गया है वो अब बदला नहीं जाएगा। भारत ने तर्क दिया है कि आईटीए पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद भारत में मौजूद नहीं थे और भारत ऐसी वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं था। कहने का मतलब है कि जिस समय जीरो टैरिफ पर ये सारी चीज़ें होती थी, जीरो टैरिफ पर, उस समय जो है कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में स्मार्टफोन जैसे कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं थे। लेकिन आज स्मार्टफोन भारत में लगभग हर घरों में है, हर हाथों में स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति के पास, चाहे वो मेल हो या फीमेल, या बच्चा हो या बुजुर्ग, सबके पास एक स्मार्टफोन है। तो ऐसे में हम जीरो टैरिफ नहीं देंगे, बल्कि इस पर कुछ ना कुछ शुल्क लगाएंगे। भाई विदेशों से बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, लगातार भारत में मार्केट इतना बड़ा बना दिया गया है कि सभी व्यक्ति जो है कि मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर जीरो टैरिफ क्यों रखेगा भाई भारत? अब भारत को भी तो प्रॉफिट कमाना है ना, टैरिफ लगाएगा, शुल्क लगाएगा उस पर। तो भारत ने जिस समय एग्रीमेंट किया था उस समय भारत में स्मार्टफोन की कोई मार्केटिंग नहीं थी, लेकिन आज स्मार्टफोन की मार्केटिंग इतनी बड़ी हो गई है कि लगभग लगभग सवा अरब की जनसंख्या से ऊपर हो चुके हैं, और फिर भी इसे जो फ्री रखेगा तो भारत को काफ़ी नुकसान है इससे। तो इसीलिए भारत का अपना ये मानना था कि भाई जिस समय हमने ये डील की या जिस समय हमने ये समझौता किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीमेंट जब किया था, तब स्मार्टफोन नहीं थे मौजूद भाई भारत में, तो हम लोग जीरो टैरिफ देते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन इतने हो गए कि हम जीरो टैरिफ नहीं दे सकते। तो ये हमने किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया। अब जैसे आईटीए में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे अत्याधुनिक तकनीक वाले कई उत्पाद, जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम डब्ल्यूटीओ की उपलब्धियां पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो एग्रीमेंट किए गए हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 हैं वो याद रखने। सबसे इंपॉर्टेंट कृषि संबंधी समझौता, जिसमें कृषि समझौता नहीं होता है बल्कि किस पे बात होती है सबसे ज़्यादा? सब्सिडी पे बात होती है। किस पे बात होती है? सब्सिडी पे। इसी में जो है कि विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में टकराव होता है। और भारत कृषि प्रधान देश है जो कृषि संबंधी समझौते और सब्सिडी के समर्थन में बात करता है, लेकिन विकसित देश क्या करते हैं कि ये सब्सिडियां हट जानी चाहिए। इसमें एम्बर सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी, कई प्रकार की सब्सिडी आती है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका आईपीआर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है? आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन सर्विसेज, ये वाला हो गया। और चौथा होता है ट्रिम्स। चौथा क्या होता है? ट्रिम्स में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि व्यापार से समय निवेश उपायों, जो निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस पर भी आपका जो समझौता होता है वो। तो ये 4 समझौते आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। बाकी व्यापार सुविधा हो गया, व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधा हो गई, सैनिटरी हो गई, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन 4 आपको समझौते याद रखने हैं। और ये चारों समझौते डब्ल्यूटीओ से संबंधित हैं, यूएनओ वगैरह से संबंधित नहीं हैं। आगे देखते हैं डब्ल्यूटीओ की उपलब्धि। तो उपलब्धि के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। ध्यान दीजिएगा, यूएनओ की अगर हमने बात की तो वो सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसमें लगभग 193 मेंबर्स हैं, लेकिन वो व्यापारिक नहीं है, वो एक प्रशासनिक स्थल है, प्रशासनिक कानूनी जो है कि संस्था है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये व्यापक कवरेज करती है। व्यापारिक संगठन होने का मतलब लगभग 165 देश हैं और 85% से अधिक आबादी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। बात करेंगे, और व्यापार का भी लगभग 95% डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है। यानी दुनिया का जितना भी व्यापार होता है उसे 95% डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश जो 165 है उनके द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो प्रमुख आंकड़े हैं ये आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में डब्ल्यूटीओ की उपलब्धियों से संबंध दिखा सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण भी इसने किया है, समय समय के साथ साथ बाध्यकारी नियम वगैरह इन सबको सुगम बनाया है। ग्लोबल वैल्यू चेन, वैश्विक मूल्य श्रृंखला का भी उद्भव किया गया है, अर्थात किसी भी वस्तु का आयात निर्यात करना डब्ल्यूटीओ के माध्यम से। डब्ल्यूटीओ यहाँ पे मीडिएटर का काम करेगा कि अगर हम कोई सामान की आवश्यकता से अधिक पैदावार कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम उसका निर्यात कर दें दूसरे देशों को और अपनी ज़रूरत के सामान को आयात कर लें। यानी ग्लोबल जो वैल्यू चेन है वो भी एक क्रिएट की गई है, और इसमें सबसे अधिक जो कमोडिटी यानी वस्तुओं का जो व्यापार होता है लगभग 70% होता है, 70%। बात करेंगे गैर भेदभाव। तो क्या होता है गैर भेदभाव? जैसे डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर भेदभाव के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, यानी आपको किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इसमें आता है एक मोस्ट फेवर्ड नेशन। यह सुनिश्चित करता है कि देश व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आपने
किन्हीं भी 4 देशों को, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 देश 10 देशों को अगर आपने MFN दे रखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन दे रखा है कि ये मेरा सबसे वरीयता वाला व्यापारिक देश है, तो उन चारों देशों के बीच मैं किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि चारों ही देशों के पास MFN का दर्जा प्राप्त है और मेरे लिए वो चारों ही देश महत्वपूर्ण हैं। तो मैं जो भी सामान का आयात निर्यात करूंगा, जितने प्रतिशत शुल्क पे करूंगा, 0 टैरिफ पे करूंगा, 10% टैरिफ पे करूंगा, वो चारों देशों में मैं 10% ही रखूंगा। ऐसा नहीं किसी एक देश को मैंने 10% दे दिया, किसी एक देश को 8% पे ले लिया, किसी देश से मैंने 0% पे ले लिया और चारों ही देश मेरे MFN वाले हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा। और राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसमें विदेशी वस्तुओं और सेवाएं जब किसी सदस्य देश के बाजार में प्रवेश करें तो उन्हें घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में कम अनुकूल नहीं माना जाना चाहिए। और आगे क्या प्रावधान है, जैसे विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। गेट और गेट्स को यहाँ पे पहले समझिए। गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि व्यापार की बात हो रही है, और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी जो सेवाओं में व्यापार होता है, इनकी बात हो रही है। ये विकासशील देशों के लिए अधिमान या तरजीही व्यवहार की व्यवस्था करते हैं। इन देशों को व्यापार के संदर्भ में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। यानी WTO कहता है कि जब आप गेट या गेट से संबंधित कोई भी विचार कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी जो है कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, उनको ज़्यादा हम वरीयता देंगे। वहीं WTO विकासशील और अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करता है, ताकि अल्प विकसित देश और विकासशील देश भी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित और कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कार्यक्रम्स हैं, उनमें प्रेफरेंसेस रहे इनको, ताकि ये भी दुनिया के प्रमुख शक्तियों के साथ क्या करें, अपनी मुख्य धारा में मिलकर चल सकें। और ग्लोबल कॉपरेशन भी होता है, यहाँ पे वैश्विक सहयोग भी हमें देखने को मिलता है। और जितने भी विवादों का समाधान होता है, WTO के द्वारा व्यापार विवाद तंत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, और इससे विवादों के प्रति एक तरफा प्रतिक्रिया से बचने में मदद भी मिलती है। तो WTO ये भी काम कर रहा है। अब WTO से संबंधित मुद्दे हैं जो कि आपको मेंस में लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से मुद्दे हैं और उन मुद्दों में हम आगे की राह क्या देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा WTO के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, हेडक्वार्टर, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तैयार करने वाला प्रमुख मंच है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तैयार करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए UNO तैयार करता है नियम, लेकिन ये व्यापार से संबंधित है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लेकर 1987 से लेकर 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का उरुग्वे दौर आयोजित किया गया था, और 1994 में इस वार्ता के समापन पर एक मराकेश समझौता हुआ उरुग्वे में, और इस समझौते के जरिए ही WTO को स्थापित किया गया, और यह समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू किया गया, जिसने क्या किया, गेट को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। जो गेट 1944 में बना था उसको रिप्लेस कर दिया। WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स के स्थान पर लाया गया। गेट एक व्यापारिक समूह 1948 में स्थापित किया गया था, 1948 में था, और यह एक आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत यहीं से की थी। तो गेट को हटाकर WTO आता है उरुग्वे दौर की वार्ता में। वर्तमान में 164 देश है, मैंने ऊपर 165 बताया था, सही कर लीजिएगा। WTO का जो महानिदेशक है, इस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, और महानिदेशक WTO के सचिवालय के कामकाज की देखरेख करता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में WTO का महानिदेशक कौन है। और अगर हम बात करेंगे WTO की जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो व्यापार की वार्ताओं को सुगम बनाना, व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर शोध करना, देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम मुद्दों की बात करेंगे, तो जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होता है कि समझौता वार्ता में गतिरोध हो जाना। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है वो दोस्तों आम सहमति से लिया जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये लगती है, WTO में जो निर्णय लिया जाता है वो आम सहमति से, अर्थात सभी देशों की सहमति होती है तभी। और इसी कारण से यहाँ पे अक्सर समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाता है, क्योंकि 164 देश एक ही बिल पर सहमति दे दें, ऐसा 99% केसेस में फेल हो जाता है, क्योंकि 164 देशों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, अपनी पॉलिसीज़ है, अपनी सॉवरेंटी है। तो ऐसे में किसी एक विषय पर, किसी एक कानून पर 164 देश सहमत हो जाएं, ऐसा मुझे नहीं लगता है,
क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी, इसीलिए गतिरोध पैदा हो जाता है। जैसे कृषि सब्सिडी की बात करें, विकसित देश सोचते हैं कि कृषि सब्सिडी ना दी जाए, विकासशील देश जैसे भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है, ब्राज़ील कृषि प्रधान देश है, ये चाहता है कि कृषि पे सब्सिडी दी जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर को सबसे अधिक संरक्षित करता है यूएसए, लेकिन भारत सोचता है कि यूएसए इसका हनन कर रहा है। बाजार तक पहुंच, इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं गतिरोध हो जाता है। वहीं विकासशील देशों की चिंताएं बनी रहती हैं कि विकसित देश वार्ता में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं और नियमों को अपने लाभ के अनुसार ही निर्मित करते हैं, इसलिए विकसित और विकासशील देशों के बीच एक गतिरोध होता है। बढ़ता हुआ संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद। संरक्षणवाद का मतलब होता है कि अपनी व्यवस्थाओं को संरक्षित करना, उनके लिए विदेशों से आने वाले सामान के आयातों पर अधिक से अधिक शुल्क लगाना ताकि घरेलू उद्योग विफल ना हो, घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान की जा सके, घरेलू उद्योग में बनने वाली वस्तुएं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसीलिए संरक्षणवाद का विचार अभी कुछ सालों पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी दिया गया। यूएसए जो कि एक विकसित देश है दुनिया का, वो संरक्षणवाद की पॉलिसी को अपना रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसीलिए संरक्षणवादी उपायों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इससे डब्ल्यूटीओ की जो बहुपक्षीय फ्रेमवर्क की उपेक्षा हो रही है। उभरते हुए मुद्दे, जैसे 1995 के बाद कई ऐसे मुद्दे सामने आए, जैसे व्यापार और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध देखने की बात हो रही है कि आप डेवलपमेंट तो करिए लेकिन इकोलॉजी को बनाए रखिए, पारिस्थितिकी को बनाए रखिए, क्लाइमेट चेंज को मत बिगाड़िए। ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, प्राकृतिक विनाश नहीं करना है। और एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, लैंगिक मुद्दे, मानवाधिकार आदि मुद्दे भी लगातार उभर रहे हैं, जिसका समाधान अभी डब्ल्यूटीओ के पास नहीं अवेलेबल है। डब्ल्यूटीओ को इस पर काम करना पड़ेगा। विकासशील देश का दर्जा, जैसे विकासशील देश घोषित करने की पात्रता और इस प्रकार विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों से लाभ उठाने के संबंध में चिंता प्रकट की जा रही है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत तो विकासशील कहता ही कहता है, चाइना भी दोस्तों विकासशील कहता है अपने आप को। क्यों कहता है भाई? जबकि वो विकसित हो चुका है, सभी चीज़ों से संपन्न है, डॉलर के मामले में दुनिया में सबसे अधिक डॉलर उसके पास है, सबसे बड़ी इकोनॉमी उसके पास है एक तरीके से देखा जाए तो भी वो अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में रखता है। क्योंकि अभी हमने डब्ल्यूटीओ में ऊपर पढ़ा कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड विकासशील और अल्प विकसित देशों को तरजीह दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ऐसे में कई सारे विकसित देश अपने आप को विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं, जिससे डब्ल्यूटीओ के नियमों में उन्हें सुरक्षा मिल सके, डब्ल्यूटीओ में व्यापार से संबंधित उनको लाभ अधिक से अधिक हो। तो ये भी एक मुद्दा है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई देश विकसित हुआ है या विकासशील हुआ है। भारत को ही लेकर देखिए, जब हम भारतीयों से पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हम विकसित देश हो चुके हैं, हम महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं, हम अमेरिका, रसिया, चाइना के बराबरी कर चुके हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात आती है दोस्तों, तो हमारा वही भारतीय प्रशासन, भारतीय सेवा, भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि यार अभी तो भारत बहुत कच्चा देश है, बहुत विकासशील देश है, विकसित देश नहीं हुआ है, अभी हमारा टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी है, लोगों में गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, हम तो विकासशील देश हैं, हमें डब्ल्यूटीओ से सुरक्षा और उपाय मिलने चाहिए, हमें उससे वरीयता मिलनी चाहिए। तो देख लीजिए, भारत के लोगों का ओपिनियन और भारत के प्रशासनिक स्तर के राजनेताओं का ओपिनियन दोनों लोगों का अलग है। क्यों? क्योंकि एक जगह राष्ट्रवाद की बात हो रही है तो भारत महाशक्ति बन गया, एक जगह सुरक्षा और उपाय की बात हो रही है तो भारत विकासशील बन गया। तो कोई एक परिभाषा नहीं है, इसीलिए बहुत सारे देश अपने आप को विकासशील और विकसित बताते। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विकासशील देशों की भी समस्या है। वहीं संकटग्रस्त विवाद निपटान तंत्र वगैरह की जो होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीली निकाय की नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है, ये भी दिक्कत है। और अपर्याप्त एक निगरानी तंत्र, यानी कि कोई पर्याप्त निगरानी तंत्र भी नहीं है जो डब्ल्यूटीओ की फंक्शन पे फोकस कर सके, काम पे देख सके। अब बात आती है डब्ल्यूटीओ में सुधार हम क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहला कि विवाद निपटान तंत्र को कार्यशील बनाना, यानी फंक्शनल जो है कि करना, उसके काम को लागू करना। दूसरा, वैधता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता में सुधार लाना कि किस तरीके से हम इसकी लेजिटिमेसी बढ़ाएं। तो इसके लिए अलग से या गोपनीय तरीके से नीति व नियम निर्माण से बचना चाहिए।
इस प्रकार की व्यवस्था से कई बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले सदस्यों की उपेक्षा हो जाती है। डब्ल्यूटीओ के नियमों की गुणवत्ता और वैधता में सुधार के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता में सुधार करने की आवश्यकता है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश अपने अपने लेवल पर भी करें कि डब्ल्यूटीओ के जो नियम है उसका हम पालन करें अपने नेशनल इंटरेस्ट को पालन करते समय, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इस चीज़ों को देखें। वहीं संस्थागत सुधार की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते हैं कि जिसमें कार्यकारी समिति के गठन होने चाहिए। मांगों को संतुलित करना, डब्ल्यूटीओ को 21वीं सदी के व्यापार संबंधी मांगों और अनसुलझे पुराने व्यापार संबंधी मुद्दों को संतुलित करना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मेन गठन तो 1948 में गैट के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ? गैट के रूप में। फिर ये आगे चल के 1995 में डब्ल्यूटीओ का रूप ले लेता है और पिछले 45-50 साल के पैटर्न पे ही ये वर्क कर रहा है। लेकिन अब 21वीं सदी में नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोरोना के बाद व्यापार की एक नई नई समस्याएं आ रही हैं, स्टार्टअप बिल्डअप हो रहा है, यूट्यूबर्स बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए जहां पे बिजनेस को डील किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डब्ल्यूटीओ को भी नए नए मुद्दों से चैलेंजेस को समझना चाहिए और उसमें एक बैलेंस बना के रखना होगा। वहीं छोटे देशों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे सभी सदस्यों के विचारों का सम्मान हो और सबसे छोटे देश के विचारों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए। अब जैसे कि हैती देख लीजिए, बुरुंडी देख लीजिए, या डोमिनिकन रिपब्लिकन देख लीजिए, फिजी देख लीजिए, युगांडा हो गए, ये सब इतने छोटे छोटे देश हैं जिनका कहीं वर्चस्व ही नहीं है दुनिया में, लेकिन इनके विचारों की तो सम्मान करिए, इनकी बातों को तो रखने दीजिए। हो सकता है इनके विचारों से एक नया समाधान निकल कर आ जाए। तो किसी भी सदस्य देश को ऐसे किसी भी निर्णय से सहमत होने के लिए उस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव का उपयोग नहीं करना चाहिए जो उसके मौलिक हितों के विपरीत हो। अक्सर महाशक्तियां ऐसा करती हैं, लॉबिंग करती हैं, छोटे छोटे देशों से अपनी मनमानी करती हैं। आप देखिए, सॉवरेंटी का मैं भारत के खिलाफ नहीं बोलूँगा, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलूँगा, लेकिन एक देश के सर्वोच्च नागरिक या राष्ट्रपति होने के नाते किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पैर छूना संप्रभुता और लोकतंत्र के खिलाफ है। संप्रभुता के खिलाफ है। स्पेशली मैं अगर कहूं कि नरेंद्र मोदी जी किसी राष्ट्रपति का अगर पैर छूते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि आप एक देश को प्रतिनिधित्व दे रहे हो। अभी आपने देखा होगा G7 और G20 की मीटिंग्स में, मैं नाम नहीं लूँगा, आप देख लीजिएगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, उस राष्ट्रपति ने पैर छुए मोदी जी के, और यहाँ से ये एक मिला कि भाई मोदी या भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश की संप्रभुता को हनन किया जा रहा है। और भारत के पंथनिरपेक्ष और पंचशील सिद्धांतों में स्पष्ट कहा गया है कि हम दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। वहीं अन्य बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और डब्ल्यूटीओ के नियम और समझौते कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे डिजिटल व्यापार, ई कॉमर्स, डेटा फ्लो आदि वगैरह, ये सब सामने आने से पहले स्थापित किए गए। तो ये सारी चीज़ें हमने डील कर ली हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा G7, जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ 7, जिसकी अभी 49th बैठक हुई थी, जापान के हिरोशिमा में हुई थी। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम G7 को समझेंगे कि G7 एक अनौपचारिक मंच है औद्योगिक देशों का, ध्यान देना, इंडस्ट्रियल देशों का। इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व भी रहता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे G7, G20, UNO, WTO, NPT, CTBT, नॉर्थ ग्लोबल कैपिटलिज्म, इन सभी विचारों पर कहीं ना कहीं इन G7 वाले देशों का प्रभाव रहता है। UNO में भी P5 देखने को मिलेंगे, WTO में भी आपको देखने को मिलेंगे, G20 में देखने को मिलेंगे, NPT, CTBT में भी, इन सभी में G7 के जो महत्वपूर्ण देश हैं इनका प्रभाव देखने को मिलता है। बात करेंगे इसका उद्देश्य, क्यों इसका गठन किया गया। तो इसकी बैठकें वार्षिक रूप से वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यही था। और इसमें सदस्य देशों की बात करेंगे तो आप देख सकते हो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA ये मुख्य हैं। और G8 में रसिया था, जिसने यूक्रेन पे मतलब क्रीमिया पे जब अटैक किया तो वहाँ से इसको निकाल दिया गया। फॉर एग्जांपल 1998 में रूस को इस समूह में शामिल कर लिया गया तो G8 कहा जाने लगा, G8। लेकिन जब 2014 में इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था तो रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया और ये पुनः G7 कहा जाने लगा। और G20 भी आपको यहीं पर देख लीजिए, इसमें ये सारे के सारे देश आने के साथ बाकी ये देश भी शामिल हो जाएंगे तो G20 आपका कहलाएगा। जैसे भारत में इस बार 2023 में पहली बार G20 की अध्यक्षता की जा रही है और यूपी के 4 शहरों में G20 की मीटिंग्स हो रही है। और ये प्रश्न भी मैंने PCS प्रीलिम्स से पहले पढ़ाया था, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी और ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया था। आप यकीन नहीं करेंगे,
हमारी यूट्यूब सेशन पे प्रीलिम्स से 2 दिन पहले 14 तारीख को आपका प्रीलिम्स था, 12 या 11 तारीख को इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन की एक सीरीज लगाई गई थी, जिसमें सीधे सीधे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैम ने कराई थी इस सीरीज़ को। और साथ ही साथ मैंने भी कई सारी ऐसी सीरीज कराई थी करंट अफेयर्स की, जिसमें सीधे प्रश्न पूछ लिए गए थे और बिल्कुल वही प्रश्न आए थे। तो आप ग्लैंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पिछले इसके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं कि वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए जो यूपी पीसीएस में सीधे 50% क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे। तो चलिए आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब G7 की हम उपलब्धियों की बात करेंगे, लेकिन हम इसके कुछ आंकड़े को देख लेते हैं जो आप मेंस में लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यानी CO2 की बात करेंगे, इसका उत्सर्जन G7 देशों के द्वारा जो किया था वो वर्ल्ड में 25% की हिस्सेदारी रखता है। मतलब 25% तो यही लोग वैश्विक उत्सर्जन करते हैं। वहीं वैश्विक सकल घरेलू GDP उत्पाद की बात करेंगे तो 46% पे कब्जा है। और बात करेंगे आबादी पे तो 1/10 यानी आबादी इनकी बहुत कम है, 10 में से 1 व्यक्ति बस G7 के देशों का मिलकर बनता है। वहीं बात करेंगे 2002 में इसकी उपलब्धियां हैं कि मंगोलिया और मतलब मलेरिया और एड्स की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कोष इस्टेब्लिश किया गया। मल्टीनेशनल कंपनीज जो MNCs होती हैं उनसे कम 15% का क्या लिया गया, वैश्विक न्यूनतम कर लागू किया गया। और 2015 में ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में किस संस्था के द्वारा की गई, तो G7 के द्वारा की गई थी। अन्य तथ्यों पर हम देखते हैं तो भारत से संबंधित अगर हम देखेंगे तो भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों के साथ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत G7 या G8 का मेंबर नहीं है, लेकिन G20 का है। फिर भी G7 के द्वारा भारत को एक उभरती हुई और वैश्विक महाशक्ति की प्रामाणिकता के रूप में बुलाया गया, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक देश है जो वैश्विक स्तर पर सामूहिक सहभागिता, शांति और वैश्विक स्थिरता में सहयोग कर सकता है और साथ ही साथ वैश्विक व्यापार में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है भारत। इसीलिए भारत को यहाँ बुलाया गया और ये इसकी वैश्विक और उभरती महाशक्ति की प्रामाणिकता भी है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 सूत्री एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। तो आइए हम उससे समझते हैं वो किससे संबंधित थी। तो 10 सूत्री जो कार्य योजना है ये आप यूज़ कर सकते हो 2023 के मेंस आंसर राइटिंग में। भारत की तरफ से एक समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण करना चाहिए, इस पर फोकस किया गया। वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का भी गैर राजनीतिकरण करना चाहिए, मतलब आपूर्ति श्रृंखला जो होती है उर्वरक की, फर्टिलाइज़र की, उसके लिए पॉलिटिकल व्यू नहीं देखना है, आपको देखना है कि किस देश को ज़रूरत है, उसको जो है कि सस्ते दामों में आप प्रोवाइड कराइए। वहीं उर्वरकों का एक वैकल्पिक मॉडल विकसित किया जाए। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भोजन की बर्बादी को रोकना चाहिए। ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास मॉडल अपनाना। समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना यानी हेल्थ पर भी बात की गई। भोजन में मोटे अनाज को शामिल करना, क्योंकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया मोटे अनाजों का। लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की जो पेशेवर होते हैं उनकी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना। पेशेवर का मतलब जो डॉक्टर हो गए, स्टाफ हो गया, वार्ड बॉय हो गया, नर्स हो गए, इनकी मुक्त आवाजाही होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे इनके लिए कोई वीज़ा वगैरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच जाना चाहिए, मतलब जैसे ये एयरपोर्ट पे पहुंचे तुरंत इनका वीज़ा बना दीजिए, क्योंकि डॉक्टर पेशेवर जो है कि कोरोना में सबसे बड़े मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए सबसे आगे की पंक्ति में जो खड़े थे वो डॉक्टर खड़े थे, नर्स खड़ी थी, स्टाफ खड़े थे, वार्ड बॉय खड़े थे। इन्हीं ने हमारे जीवन को सुरक्षित किया। अदरवाइज़ हमारी क्या औकात कि हम कोरोना जैसे वायरस से लड़ लें। हमें खुद नहीं पता कोरोना वायरस कैसा था, लेकिन दवाइयाँ, टैबलेट, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, सारी सुविधाएं इन्होंने मुहैया कराई। हमने केवल पैसे दिए, लेकिन सारी की सारी जंग इन्होंने ही लड़ी है। तो इनके लिए भी मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात रखी कि इसको भी 10 सूत्री कार्यक्रम में रखना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से जूम मैंने कर दिया, आप पढ़ सकते हैं एक बार जो है कि पूरे के सभी 10 पॉइंटों को। और वैसे भी इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम शिखर सम्मेलन में किन बिंदुओं पर ज़्यादातर बात हुई। तो वो बिंदु कौन से थे आपके जिस पर चर्चा की गई थी। तो पहला था आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक समन्वय मंच स्थापित करने पर सहमति व्यक्त हुई है कि जिस तरीके से इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबिलिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, इसको ध्यान में रखें। कहीं ना कहीं अब एक समन्वय कॉपरेशन मंच बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेटर मंच होना चाहिए, जिस पर सहमति व्यक्त की गई। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मानक या विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों का विकास करना चाहिए। उन्हें अपनाने हेतु एक कार्य योजना भी तैयार करनी चाहिए।
क्योंकि आने वाला दौर रोबोटिक्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और उसके लिए पहले से ही एक कार्य योजना तैयार रहनी चाहिए। जलवायु और ऊर्जा से संबंधित 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता प्रकट होनी चाहिए, ताकि उस पर काम किया जा सके। और G7 स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था एक कार्य योजना का भी समर्थन किया गया, जिससे कहीं ना कहीं 2050 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन है उसके लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा, और साथ ही साथ जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता रखी जाएगी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लचीलापन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लचीलापन, हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट इसके लिए जारी किया गया है। अब हम देखेंगे वर्तमान भू राजनीति में G7 की प्रासंगिकता, यानी कि GS पेपर 2 और ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स। इसमें क्या है, जितने भी G7 जो देश हैं उनकी आर्थिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखेंगे कि सामूहिक आर्थिक शक्ति उन्हें वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने, वित्तीय विनियमों का समन्वय करने और आर्थिक चुनौतियों जैसे व्यापार असंतुलन, मुद्रा स्थिरता, वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाती है। तो G7 की आर्थिक पावर जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। वहीं राजनीतिक प्रभाव भी उनका बहुत अधिक, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लगातार वो लोग करते हैं। प्रतीकात्मक महत्व है कि G7 ऐसे प्रभावशाली लोकतंत्रों का एक चुनिंदा समूह का प्रतिनिधित्व है जिनके साझा मूल्य और हित हैं। वैश्विक गवर्नेंस के लिए उदाहरण आप देखेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई है। लेकिन फिर भी G7 ज़्यादा प्रभावी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सीमित प्रतिनिधित्व और प्रमुख सदस्य देशों का न होना। आप देख सकते हैं कि G7 में इंडिया, रसिया, ईरान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण देश, महाशक्तियाँ और शक्ति जो देश हैं इंपॉर्टेंट, इनको होना चाहिए, तभी तो G7 की प्रासंगिकता और बढ़ेगी। लेकिन ये लोग केवल अपने में ही सीमित हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। वहीं कई विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी इसमें महत्व दिया जाना चाहिए, इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर आप कहोगे कि सर फिर जब ये सारे के सारे शामिल हो जाएंगे तो G20 तो बन ही जाएंगे। तो दोस्तों G20 की जगह आप G12 कर लो ना, 5 देश जोड़ लो, इसमें आप इंडिया को भी जोड़ लो भाई, साथ हो, रसिया को जोड़ लो, इंडिया को जोड़ लो, ब्राज़ील को जोड़ लो, साउथ अफ्रीका को जोड़ लो, चाइना को जोड़ लो। ये सब मेन कंट्रीज़ हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। वहीं इनके बीच में हितों का तालमेल भी नहीं है। G7 देशों के वैश्विक मुद्दों के प्रति अलग राष्ट्रीय हित, नीतिगत प्राथमिकता और दृष्टिकोण होते हैं, जिससे असहमतियों को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं आप देखें कि USA अपनी बात रखता है, जापान अपनी बात रखेगा, UK अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ये प्रभावी नहीं हो पा रही है, और वैश्विक स्थिति में भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि G20 जैसे वैकल्पिक मंचों के उदय को बदलती वैश्विक व्यवस्था से निपटने के लिए एक प्रतिक्रिया माना जा रहा है, और प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी क्या हो रहा है, G7 में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भारत के लिए अगर हम बात करें G7 कितना उपयोगी रहा कितना नहीं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, स्पेशली ऑप्शनल पेपर में जो भारत की विदेश नीति है या क्षेत्रीय संबंध पूछे जाते हैं, क्षेत्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध पूछे जाते हैं भारत के, तो उसमें आप लिख सकते हैं। अवसर की बात करें तो G7 के विस्तार के समय ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य संभावित देशों के साथ भारत भी इसका सदस्य बन सकता है, अगर लगातार इसकी बैठक में शामिल हो रहा है तो। भारत इस वर्ष G20 का अध्यक्ष है, और G7 अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। और आपको एक और बात जानने में अच्छी लगेगी कि एशिया की दो महाशक्ति, एक इंडिया और एक जापान, दोनों ही इस वर्ष 2023 में G20 और G7 के अध्यक्ष हैं। जापान G7 का और भारत G20 का, यानी एशिया में दो सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या दो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मंचों का अध्यक्षता जो है कि समन्वय पूरा का पूरा एशिया में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एशिया की बढ़ती प्रासंगिकता दिख रही है विश्व में, कि यूरोप ओरिएंटेड अब देश नहीं रह गई, यूरोप ओरिएंटेड अब दुनिया नहीं रह गई, अब दुनिया एशिया की ओर देख रही है। तो दोस्तों कहा भी जाता है कि 21वीं सदी हमारे एशिया की होगी, और 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा हमारा भारत देश, क्योंकि 21वीं सदी दोस्तों भारत का होगा, न कि किसी और की। तो ये इंपॉर्टेंस है। चीन की बढ़ती आक्रामकता G7 के शिखर सम्मेलनों में चर्चा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, जिससे चीन को काउंटर कर सकते हैं। G7 के साथ अच्छे संबंध वैश्विक स्तर पर भारत के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, और इससे USA, फ्रांस जैसे सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन वहीं पे कुछ चिंताएं भी हैं भारत की, कि G7 के सभी सदस्य देशों ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के खिलाफ आवाज़ उठाई, जबकि भारत का रुख कूटनीतिक रहा।
क्योंकि भारत रूस का एक सदाबहार मित्र है। रूस के खिलाफ तभी बोलता है जब लगता है भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं, अदरवाइज वो न्यूट्रल रहता है। WTO में G7 के अधिकतर देश विरोधी विचारधारा वाले हैं। वे खाद्य सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं, जबकि भारत खाद्य सब्सिडी का पक्षधर है। मैंने आपको बताया था WTO के टॉपिक में, कृषि वाले में। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी जैसी पहल को अक्षरशः लागू नहीं किया जा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और वहीं वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार हेतु प्रभावी उपाय नहीं हो रहे हैं, जिससे भारत को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो अब ये था हमारा। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, ADB यानी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 से लेकर 27 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कल की क्लास में डील करेंगे। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक डील किए, UNO, WTO और G7। इन तीनों के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आज शाम में RO UPPCS 2024 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास आपको जरूर देखने को मिलेगी, तो उसे मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।